So hi everyone, my name is Chandraveer, and in this video we will discuss why DSSB results are getting delayed, what actually happens behind the scenes, and the real reasons for the delays. So firstly, I just want to show you these chairman members and these names are being involved in delaying of DSSB results. Let me just clarify it to you. देखिए, सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एक सीबीटी वेंडर के थ्रू। मैं आपको बता दूं, ये सीबीटी वेंडर होता है टीसीएस, जो कि DSSB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। टीसीएस के पास सारा डेटा होता है, सारी शिफ्ट में क्वेश्चन टीसीएस जनरेट करता है और कैंडिडेट रिस्पॉन्स की भी टीसीएस के पास होती है, जो कि हमें DSSB नहीं देता, आपको पता होगा। इसके बाद शिफ्ट डिटेल्स होती है, टाइम लॉग्स होते हैं। टाइम लॉग से मेरा मतलब है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया है, और ये सारा का सारा डाटा इनक्रिप्टेड रूप में टीसीएस DSSB को ट्रांसफ़र करता है, जिसके पास DSSB की खुद एक आईटी सेल होती है जो इस डेटा को वेरीफाई और इसका जनरेट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन वैलिडेशन और ऑब्जेक्शन की वाला सिनेरियो आता है। सबसे पहले एक प्रोविजनल आंसर की जनरेट होती है, फिर उस प्रोविजनल आंसर की पे कैंडिडेट अपने ऑब्जेक्शन देते हैं। फिर इसका एक फनल ऑफ ट्रूथ, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, आप समझिए। इसके लिए फिर सबसे पहले एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठा जाता है। जैसे मान लिया अगर टीजीटी मैथ्स या टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैथ्स के कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल बैठेगा, जो आपने कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो उसका ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स उसकी जांच करेगा। अगर उन्हें लगा कि ये चीज़ें वेरीफाइड हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन को वेरीफाई किया जाएगा सही से। तो अगर ऐसा होगा तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फाइनल या तो उसे मार्क्स फॉर ऑल कर दिया जाएगा, या उसके लिए कोई 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसके बाद फाइनल आंसर की फाइनल मार्क्स कंप्यूटेशन पे हम आते हैं। देखिए, सबसे पहले रो मार्क्स जनरेट होते हैं। रो मार्क्स एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। आपने करेक्ट आंसर और मार्क्स पर क्वेश्चन और निगेटिव मार्क्स हटाने के बाद, जैसे मान लिया कि किसी एक बच्चे ने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 120 में से मान लिया उसके 20 गलत हो गए, तो उसके 5 और गलत हो जाएंगे एक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के बिहाफ पे, तो यानी उसके 95 रो मार्क्स जनरेट हो जाएंगे। इसमें ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला वर्क करता है। अब उसके बाद आता है सबसे मेन चीज़, नॉर्मलाइजेशन इंजन। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम मैनी ऑफ शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। तो ये है, अगर एक शिफ्ट से इतना एवरेज बन के आ रहा है, दूसरी शिफ्ट से इतना, तीसरी शिफ्ट से इतना, तो इन्हें एक फॉर्मूले के थ्रू, जो कि DSSB ने दिया है मीन स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर, इन्हें सब शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है, सबका स्कोर बराबर करने के लिए, जिससे कि फेयरनेस बनी रहे एग्ज़ाम की। फिर उसके बाद मेन चीज़ होती है कि ये वैकेंसी मैपिंग और रिजर्वेशन, ये वाला प्रोसेस शुरू होता है कि जैसे हम मतलब जो भी नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर हमें कि कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी। मान लिया यूआर की जितनी सीट थी, ओबीसी की कितनी सीट थी, ऐसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर इस चीज़ का मेरिट जनरेशन होगी, जो कि ईडोज़ियर के लिए होगी। स्टार्टिंग में ये भी फिज़िकली फ़ाइल तैयार हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये फिज़िकली फ़ाइल तैयार हो रही है डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें मतलब 2 to 3 टाइम्स ईडोज़ियर, मतलब लगभग जितने भी बच्चे हाई स्कोरर होंगे उन्हें 2 to 3 टाइम्स एक्चुअल वैकेंसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उनकी रैंक लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वाइज डिफरेंट कट ऑफ बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी, एंड रोल नंबर शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब रिज़ल्ट फाइल ड्राफ्ट प्रिपरेशन होगी, जो कि ये क्या करता है, DSSB जो एग्ज़ाम बेंच होती है, वो सारा रो डेटा को इसे रो डेटा के आउटपुट को एक फॉर्मल रिजल्ट नोट फाइल के रूप में जनरेट करता है। दिस ड्राफ्ट ट्रांसलेट प्योर डेटा इनटू द ऑफिशियल। ये सब के सब ह्यूमन रीडेबल डॉक्यूमेंट होते हैं और इन्हें प्रिपेयर भी ह्यूमन ही करते हैं। बस जो नॉर्मलाइजेशन और अदर फैक्टर वाले काम होते हैं वे होते हैं हमारे स्टैटिक्स के थ्रू। एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पहले से ही फीडिंग होती है उसकी
सिस्टम में, उस सिस्टम की फीडिंग के थ्रू नॉर्मलाइजेशन और अदर चीज़ें होती हैं। फिर पोस्ट कोड, वैकेंसी डिटेल्स और ये सब चीज़ें उस चीज़ में शॉर्ट लिस्ट होती हैं। अब आता है मेन गेम। देखिए ये गेम था पूरा का पूरा मोस्टली टेक्निकल वर्क जो अभी तक हुआ ना, ये सब टेक्निकल वर्क था। ये पेन नहीं चल रहा, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब अभी तक टेक्निकल वर्क था जो कि हो गया सारा का सारा टेक्निकल वर्क। अब आता है मेन गेम जो आती है ये अथॉरिटीज़ के पास। ये देखिए फाइलें हैं, ये कई बार चेक्स होती हैं। अब मल्टी लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक एक रिज़ल्ट बनने में कितना ज़्यादा अप्रूवल के लिए टाइम लगता है। देखिए सबसे पहले वेरिफिकेशन चेक लिस्ट होती है जो कि हमारे आरआर के अकॉर्डिंग होती है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स DSSB और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। सब अपने डिफरेंट आरआर हैं। फिर रिजर्वेशन की और वैकेंसी करेक्टनेस और लीगल कंप्लाइंसेस, ये इन्हें अलग अलग ऑफिसर्स, इनका अलग अलग देखिए सेक्शन ऑफिसर जो ये एसओ होता है, एसओ सारी की सारी लीगल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। लीगल से मेरा मतलब है कि ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी वैकेंसी कोर्ट के दायरे में चली जाए या इस तरह की कोई भी गड़बड़ हो जिससे पूरा का पूरा रिजल्ट और पूरी की पूरी वैकेंसी कोर्ट के दायरे में चली जाए। तो इसकी जांच करने के लिए एसओ होता है हर डिपार्टमेंट में अलग अलग। फिर उसके बाद असिस्टेंट या अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं, इनके पद का काम क्या होता है, ये भी इनके द्वारा की गई जांचों को रीवेरीफाई करते हैं। फिर डेप्यूटी जो होते हैं, डेप्यूटी ये भी, इनका भी कुछ डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट काम होता है। कंट्रोलर ऑफ द एग्ज़ाम सारे टेक्निकल वर्क देखते हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है चेयरमैन, ये फाइनल अप्रूवल देते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये चीज़ें जब तक डिक्लेयर फाइनल नहीं होंगी, जब तक एक स्टेज से अगली स्टेज पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना बाहर से देखने में लगता है। इसमें फिजिकली एक एक रिज़ल्ट अप्रूव होने में बहुत एक एक फाइल आगे बेंच टू बेंच जाने में काफ़ी टाइम लगता है। अब मैं आपको फिर भी इनसाइड ऑफिस की कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये सीबी ब्रांच में आता है, जो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच होती है। कॉन्फिडेंशियल सेल में जाता है, सेल, इसका डाटा किसी को कुछ नहीं पता। ये देखिए सबसे पहले हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स पहुँचते हैं जो भी उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के थ्रू नॉर्मलाइज हुए। कैटेगरी वाइज मेरिट वैलिडेशन होता है और वैकेंसी मैपिंग विद रिजर्वेशन रूल्स होते हैं। और जैसे पर्टिकुलर मैंने ये एग्जांपल लिया, जैसे 803/24 मैथ्स का पोस्ट कोड है, इस तरह से मतलब ये सब चीज़ें। और ये दिस फाइल बिकम ऑफिशियली इंटरनल रिज़ल्ट फाइल। ये रिज़ल्ट फाइल अभी तक किसी को नहीं पता, ये बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंशियल है, ये कहीं तक नहीं पहुंची। इसके बाद इसकी जांच आगे मैंने बताया था, जैसे कि एसओ करता है, एसओ सर करते हैं। ये एग्ज़ाम ब्रांच, ये मैंने कहा था आरआर चेक करेंगे, रिजर्वेशन रोस्टर चेक करेंगे और कोर्ट केस लीगल अपडेट चेक करेंगे कि कोई भी लीगल रूल ब्रेक ना हो। इसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे जैसे मैंने बताया था कि ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों को 2 से 3 टाइम्स या 4-5 टाइम्स ई डोजियर के लिए, और ये बार बार क्रॉस चेक करेंगे। जो ऊपर से जो पहले फाइल इशू की गई थी उसको भी क्रॉस चेक करेंगे और एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है। फिर मोस्टली जो भी सारे रिज़ल्ट होते हैं वो इसी मतलब ये जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे यहीं क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें सीओई तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोस्टली रिज़ल्ट होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ को सीओई लेवल तक भी जाना पड़ता है। सीओई लेवल में वही है, इंटीग्रिटी और इवैल्यूएशन एक्यूरेसी चेक होती है एग्ज़ाम की, और टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है ये शुरू में ही जो भी टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट आया है किसी एग्ज़ाम में तो उसकी जांच करने के लिए ये कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन होता है उसके लिए। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है DSSB के चेयरमैन सर, लास्ट में चेयरमैन सर ये आएंगे। तो दिस स्टेज अप्रूवल होने में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लीगल कंप्लाइंस कन्फर्मेशन और फाइनल ऑथराइजेशन फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब सब चीज़ें पहले से क्लियर होने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए दिस इशूज़ विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब तक वे 4 सेक्शन से फाइल अप्रूव नहीं होंगी उसके बाद ये यहाँ आएगी। उसके बाद भी जब तक चेयरमैन सर पे प्रेशर नहीं बनेगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर करना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। और जो आप पूछते हो कि सोर्स या इंटेल ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ये लग रहा है कि हमारे चेयरमैन जानते हैं। देखिए चेयरमैन किसी का जानता नहीं है, और ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब जो
एस सोर्स वगैरह काम करते हैं मिनिस्ट्री में। जो पर्टिकुलर DSSB में एस सोर्स वगैरह काम करते हैं उनके थ्रू बहुत थोड़ा मोड़ा इंटेल मिलता है, जिसके थ्रू ये बताया जा सकता है। बाकी किसी को कुछ नहीं पता, सब तुक्के लगा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और यही सब चीज़ें मैंने आपको बताया था कि रॉ डेटा आता है, फिर प्राइमरी मेल लिस्ट बनती है, ये सिक्योर फिजिकल ऑर्डर बनता है, ये फाइल, इसकी वेरिफिकेशन होती है मल्टीपल टाइम्स, और कैटेगरी वाइज वैलिडेशन होती है, और वैकेंसी मैपिंग होती है RR के थ्रू। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या कहा था, टोटल वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स बनेंगे, ये हमारा पोस्ट कोड लिखा हुआ आएगा, और ये शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर। आपका देखा होगा कि ये ईडोजर का रिजल्ट कुछ ऐसे दिखता है, ये पूरा का पूरा ऐसा फॉर्मेट क्रिएट होती है। फेज़ 2 में मैंने आपको बताया है सेक्शन ऑफिसर, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ द एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब चीज़ें सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं। और ये सेक्शन ऑफिसर वेरीफाई करेगा, रोस्टर चेक करेगा, और ये तुम्हारे लीगल स्टेटस चेक करेगा। DSL लेवल पे जो होगा ये हमारे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, वैकेंसी अप्रूव करेंगे, और ये एलिजिबिलिटी चेक करेंगे मेनली। अब मैं आपको एक इस पिक्चर के थ्रू सब चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा रॉ डेटा पहुँचता है, शिफ्ट वेरिएंस दिखाता है, फिर ये डाटा इनपुट होके हमारा इसमें ये एक स्टैटिक्स नॉर्मलाइजेशन इंजन समझ लीजिए आप इसे। यहाँ पे हमारे सारे मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती है, सब चीज़ें, ये किसी को नहीं पता, ये एक सिस्टम में ऑलरेडी फीडिंग है कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, सब चीज़ें पहले से ही उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के थ्रू फीडेड होती हैं। फिर ये पर्टिकुलर बच्चे का नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा, इक्विटेबल रैंकिंग आएगी, फाइनलाइज डेटा आएगा, और पैरिटी, ये सब चीज़ें आएंगी। ये फाइनल आंसर की के बाद होता है, ये सब चीज़ें फाइनल आंसर की के बाद होता है। एग्ज़ाम इंटीग्रिटी और ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी मेंटेन रहती है इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा आके इस चीज़ को ब्रेक कर देगा। सबमिट होता है, देखिए फाइनल सबमिट ऑफ अप्रूवल चेयरमैन सर के साइन होते हैं, और प्रोवाइड फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल वे ही देते हैं। किसी भी जब भी वो रिज़ल्ट आता है तो सबसे पहले इनकी अथॉरिटी के आधार पर, इनके अप्रूवल के आधार पर तब फाइनल होता है। ये फिज़िकल फाइल जब हर चीज़ हर रूप से एकदम वेरीफाइड होगी, उसके बाद एक रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है डिजिटल फॉर्मेट में DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सिक्योर कैंडिडेट पोर्टल अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, जैसे आप DSSB लॉगिन पर अपने मार्क्स चेक करते हो। ये फॉर्मेट रॉ डेटा को रिज़ल्ट ऑफिशियल रिज़ल्ट में कन्वर्ट करता है। ये PDF अपलोड हो जाती है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और एक्टिवेट हो जाते हैं मार्क्स। ठीक है, सिक्योर कैंडिडेट पोर्टल जो जहाँ से हम अपने फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं वहाँ से। ये सब प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है 15 से 20 दिन का ईडोज़ियर का टाइम, और ईडोज़ियर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, B.Ed डिग्री, C.TET सर्टिफिकेट, NCT सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें अपलोड होती हैं। उसके बाद फाइनल हैंडओवर होता है। अब DSSB का काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। DSSB अपनी पर्टिकुलर फ़ाइल, ये फाइलें हमारी NDMC, DOE और MCD पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जितनी जितनी वैकेंसी हैं उन्हें अप्रूव कर देगी। ठीक है, आफ्टर द ईडोज़ियर द प्लानिंग पर्सनल बेंच टेक्स द कस्टडी, और ये पूरी की पूरी सारी की सारी फाइलें और सारा रिजर्व डेटा NDMC, DOE और MCD को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस आधार पे उनकी वैकेंसी दी गई है। समझ गए आप? ये देखिए DOE, MCD और मतलब पर्टिकुलर NDMC, ये DSSB सारा मास्टर, ये पूरी की पूरी फाइलें इन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद ये सारा रिजल्ट बनाने का काम इनका होता है। DSSB ने फ़िल्टर कर लेता है नॉर्मलाइज मार्क्स को, शॉर्ट लिस्ट ईडोज़ियर के लिए करता है, और एंड पॉइंट जो इशू नॉमिनेशन होता है वो ये डिपार्टमेंट करते हैं। कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन DV कराया जाता है, और पोस्टिंग वगैरह और ये सब अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह ये सब हमारा DOE, MCD और NDMC करते हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है DSSB और एग्ज़ाम कंडक्टिंग होने का। तो आपको क्या लगता है कि DSSB के रिज़ल्ट इतना डिले क्यों है? तो मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स आर कि यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। आप
एसएससी और उनकी अकाउंटेबिलिटी से चेक मत करिए। देखिए एसएससी एक सेंट्रल एजेंसी है, बिल्कुल आप DSSB स्टेट्स में ही काउंट होता है। DSSB को स्टेट एजेंसीज़ में ही काउंट किया जाता है। दिल्ली सेंट्रल मतलब दिल्ली भले से एक यूटी है, लेकिन यहाँ पे सब काम स्टेट अथॉरिटीज़ के बिहाफ पर ही किया जाता है। एसएससी में रिजल्ट एसएससी एक ही एग्ज़ाम कंडक्टर मतलब एसएससी डिफरेंट जैसे सीजीएल की पोस्ट है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन एक ही होता है, उसमें ही सारे हुए आते हैं। लेकिन DSSB में एक पोस्ट के ही डिफरेंट कोर्स होते हैं, तो सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है, सबका प्रोसेस बहुत स्लो है। मानता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन की ज़रूरत है DSSB को, बट चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हम प्रेशर बनाना पड़ेगा डिपार्टमेंट पर, तभी ये रिज़ल्ट देना चाहेंगे, अदरवाइज़ रिज़ल्ट भी नहीं आएंगे। और देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बाकी जो भी अभी ये काफ़ी बड़े पर्सन ने वो कि DSSB में बैक एंड से पैसे लेके या इस तरह की चीज़ों के द्वारा, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ों के द्वारा DSSB में एंट्री हो जाती है। तो देखिए इतना बड़ा प्रोसेस है, यू कैन इमेजिन कि इस तरह के प्रोसेस में कोई भी गलत तरीके से एंट्री होना पॉसिबल है। देखिए जहाँ तक अगर कोई भी अगर कोई भी गलती होती है तो वो यहाँ हो सकती है बस CBT वेंडर पर। यहाँ CBT वेंडर के अलावा यू डोंट बी एबल टू इमेजिन कि DSSB IT सेल में कोई भी गड़बड़ हो सकती है। CBT वेंडर में आपने शुरू में ही यहाँ पे ही कोई सेटिंग बैठा ली, तो उसके बाद आप CBT वेंडर में ही गड़बड़ करके कोई हैक वैक लगा के आप यहीं पेपर में गड़बड़ कर सकते हैं कि यहाँ सिस्टम को हैक करके इस तरह की चीज़ों के द्वारा यहाँ पेपर में ही कि पेपर बढ़िया हो गया, 100 के 100 अटैम्प्ट कर दिए, 100 आउट ऑफ 100 आ गए। उसके बाद DSSB IT सेल में मल्टीपल वेरिफिकेशन होता है, मल्टीपल टाइम ये चीज़ें लोगों के आगों से निकलती हैं, या तो आपको पूरे सिस्टम को ही ख़रीदना पड़ेगा तब ये चीज़ पॉसिबल है कि कोई भी बैक एंड एंट्री पॉसिबल है, या पैसे तरह। और इस तरह से आजकल काफ़ी मैसेज भी वायरल हो रहे हैं, तो मैं आपको अवेयर कर दूँ इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए। DSSB में या किसी भी ऑनलाइन एजेंसी, या मैं ख़ास तौर से मैं DSSB के बारे में बता रहा हूँ, इसमें इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि पैसों के थ्रू बैक एंड एंट्री करके हम किसी भी बंदे का रिज़ल्ट उसमें इन कर सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर कोई बहुत ही अगर खुद चेयरमैन के ही व्यक्ति हैं तो बात अलग है, तो चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। बाकी नॉर्मल इंसान के लिए इस तरह की चीज़ें करना नॉट टू इम्पॉसिबल है, तो आप समझ जाइए। बाकी देखिए इतना लंबा प्रोसेस है, इसी वजह से रिज़ल्ट डिले हो रहे हैं, और होपफुली अगर प्रेशर बनाया जाए तो जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आ सकते हैं। और जो भी ये इंटेल वगैरह की चीज़ें हैं, ये सब देखिए थोड़ा बहुत जिनके ASOs वगैरह की जानकारी होती है, जिन्हें ASO में जानकारी होती है, तो वे थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको कि इस डेट के अराउंड रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी अगर आपको रिज़ल्ट का प्रेशर बनाना है तो मेन रीज़न है कि हमें DSSB ऑफिस ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके इन्हें बहुत बड़े धरना प्रदर्शन की ज़रूरत है, तब जाके यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये डिले करते रहेंगे रिज़ल्ट। बताओ फिजिक्स PGT जो अप्रैल तक में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उन तक के भी रिज़ल्ट नहीं आए। बताओ क्या कहा जाए इस DSSB के बारे में। खैर अब मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। बाकी आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रोसेस के थ्रू एक रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, जो कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और इसे वीडियो को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आप इसके एफ़र्ट्स को समझेंगे। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।